संसद के गलियारों से एक आवाज जब निकलती है कि गली गली में चोर है और सारे सांसद नारा लगा रहे हैं, कोई बैरिकेडिंग कूद जा रहा है, वोट चोरी नहीं है साहब। ये राहुल गांधी की पीपीटी से नहीं शुरू हुई है इस पर बात होना। इस देश के क्षेत्रीय दल बहुत दिन से बात कर रहे थे, कांग्रेस को तो बाद में समझ में आया। ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। आपने पहली बार बूथ कैप्चरिंग शब्द कब सुना था? 90 के बाद सुना होगा। के दशक में बिहार में बूथ कैप्चरिंग की कई बड़ी घटनाएं हुई, जब इस देश के दलित पिछड़े पॉलिटिक्स में आकर के अपनी हिस्सेदारी को क्लेम करना शुरू करते हैं कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। और बिहार में एक जगह है सर, उस गांव का नाम है सागरपुर। सन 2000 का घटना है। सागरपुर बूथ पर इलेक्शन हो रहा था और पहली बार उस पूरे इलाके के दलित पिछड़े ये तय करते हैं कि हम वोट डालेंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि साहब ये क्या बात कर रहे हो, 1950 में तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया था, और आप कह रहे हैं कि साल 2000 में कोई कह रहा है कि हम पहली बार वोट डालेंगे। उस जगह पर 8 लोग मारे गए और 8 के 8 ओबीसी थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे। जो घायल हुए वो पता है किस बात के लिए मारे गए? कि वो वोट डालना चाह रहे थे। और कुछ लोग लाठी बंदूक तलवार लेकर खड़े थे कि वोट कैसे तुम डाल दोगे हमारे रहते। तब बूथ कैप्चरिंग शब्द नहीं आता था। मान्यवर कांशीराम, जिनका नाम यहां से लेना जरूरी है, उन्होंने तो बैलेट की हिफाजत बुलेट से करने तक का एक रेडिकल नारा दिया था। हमें राजपाट तो बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। और इसी देश में 3-4 दशक बाद भी गांव के गांव में वोट नहीं डाला जाता था और कोई बैठ करके ताकतवर व्यक्ति उस इलाके का मुहर मार करके जिसको चाहते थे जिताते थे, जिसको चाहते थे हराते थे। और आज लोग कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिया गया। मरने के तो दुख हो ही रहा है सर, हम तो जिंदा हैं। मरने के यहाँ लिस्ट बन गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रोफेसर रजनी कोठारी एक किताब लिखते हैं बाकायदे कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं है, ये जातियों का राजनीतिकरण है। उन जातियों का जिन तक भारत का संविधान पहुंच ही नहीं पाया था, जिनको वोट डालने का अधिकार मिल ही नहीं पाया था। भले ही संविधान 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हो गया था। प्रधानमंत्री आ रहे थे तो सामने भी नारा लग रहा था, वही वाला जो बिहार की सड़कों पे लग रहा है। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर लोग पूछ रहे हैं वोट चोर कौन है, तो अपने आप पब्लिक बोल दे रही है कि कौन है। नरेंद्र मोदी। क्या आप साहब मकान नंबर 0 होने की बात उठाते हैं? इस देश में जाने कितने लोगों के मकान नहीं हैं, लोग सड़कों पर सोते हैं। उनके मकान के नंबर के आगे 0 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साहब? जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? 0 नंबर। कुछ पत्रकार वहां आंसू बहा दिए होंगे, हाय कितना अच्छे लोग हैं, लोग इनको भी झूठा और बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं। आजकल बहुत जल्दी उनका प्रमोशन होगा। जैसे आपके भी आसपास कैंपस में कुछ लोग जब कोई आदेश ऊपर से आता होगा तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। कुछ दिन बाद आपको खबर मिलती है कि वो फला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना दिए गए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और सीसीटीवी पे वीडियो कैसी कैसी बीजेपी के नेताओं की आ रही है वो तो दुनिया देख रही है। हम उस पर जा ही नहीं रहे। सबका अपना अपना तरीका, भाई जाओ, उस पर हम कोई बात नहीं करें। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देश कौन सा जानना चाहता है? जब वो वोट डालने गया। आप आरएसएस जैसे संगठन, ठीक है भाई आप उसके मेंबर हैं, वो संगठन चल रहा है, आप मेंबर रहिए। विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे लोग आरएसएस के मेंबर हैं। लेकिन आप ये कहिए कि साहब भारत के निर्माण में उसका ही योगदान है। आरएसएस के मेंबर हिचक गए होंगे, अरे नहीं कहां कब। और शुक्रिया जेएनयू के आप तमाम दोस्तों का, जिनकी वजह से अभी इतनी जगह जेएनयू में बची है कि इस तरह के भी कार्यक्रम यहाँ पर हो पा रहे हैं, और इसमें आप सबकी बड़ी भूमिका है। आज
जिस विषय पर आपने बातचीत आयोजित की है, प्रोफेसर अजय गुड्डावर्ती जी ने जो बात अपनी जहां ख़त्म की है कि जब हर जुल्म के गुनहगार हम ही हैं, तो फिर सवाल ये कि हम शिकायत किससे करें। तो शिकायत भी अपने आप से ही करनी है कि गलत समय में पैदा हो गए होंगे या कुछ दिन पहले पैदा हुए होते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन गलत माँ बाप को पैदा हो गया। एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे लगता है एक दो वक्ता अगर और आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग बातचीत करेंगे, फिर कुछ सवाल जवाब भी लिया जाएगा। यहाँ कम से कम सवाल पूछने की इजाज़त है, और कैंपस में अगर सवाल जवाब न हो तो किसी भी कार्यक्रम का कोई बहुत मतलब निकलेगा नहीं। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि चोरी बुरी चीज होती है। चोरी आप करने जाएंगे, आप किसी के घर से कोई चुरा लीजिए, किसी मोहल्ले से कोई चीज चुरा लीजिए, तो हर चोरी में पुलिस आपको पकड़ेगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप वोट चोरी जैसी नई चोरी करें तो पुलिस ड्यूटी में लगी रहेगी ताकि कायदे से चोरी हो जाए। ये वोट चोरी का नया एक दृश्य है, ये नया भारत बन रहा है। अब कुछ लोग ये बात कहेंगे कि अभी ये सब साबित कहां हुआ है कि आप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। ये बहस हो सकती है। संसद के गलियारों से एक आवाज जब निकलती है कि गली गली में चोर है और सारे सांसद नारा लगा रहे हैं, उन सांसदों को तो फायदा होगा जो आंदोलन से निकले हैं। कोई बैरिकेडिंग कूद जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, पूरे टाइम नारे लग रहे हैं, आप देखिए। और जेएनयू में एक समय नारा लगाने पर भी कार्रवाई हो जाया करती थी, और नारे वो आज भी बदनाम दीवारों से चिपकाए गए होंगे कि जेएनयू का मतलब क्या, और वहां नारे लग रहे हैं। ये चोरी की आवाज वहां से इस तरह से सुनाई देगी। और आज भी देश के प्रधानमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने, दोनों ने इस पर बोला है। और गृह मंत्री जी ने तो अपनी शैली में बोला है कि उचित समय आने पर हम भी जवाब देंगे। और प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है कि घुसपैठिए हैं सब। और आज भी बोला है बिहार में जाकर के कि क्या आप अपना रोजगार घुसपैठियों को लूटने देंगे क्या। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पता नहीं, मैं भी कंफ्यूज हूं कि नीतीश जी के साथ जो गमछा लहराए थे पुल पर, वो भाषण देने के पहले की वीडियो है या बाद की। आप लोगों ने देखा अभी क्या? आज वो गमछा लहराए रहे थे पुल पर, पुल का उद्घाटन हुआ है, और शुरू ही यहां से किए थे कि इतने लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए। मुझे 2015 का भाषण याद आ गया, बिहार के लोगों 50,000 करोड़ करूं कि ज़्यादा करूं, 60,000 करोड़ की ज़्यादा करूं, और फिर इस तरह से उन्होंने पैकेज का ऐलान किया था। और फिर आज वही बिहार के लोग कहते हैं कि 10 साल पहले वाला पैकेज कितना डिलीवर हुआ, कितना हुआ। जैसे पूर्णिया एक जगह है वहाँ बिहार में, देश की राजनीति का वर्तमान समझिए तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, इसकी घोषणा ही 3-4 रैलियों में अलग अलग समय हुई थी, और एयरपोर्ट नहीं बना। दरभंगा में एम्स, और गिनवा दिया गया संसद भवन से। अच्छा, एक बयान आप लोग को याद है कि नहीं, कैंपस के लोग हैं, हर हफ्ते एक एम्स बन रहा है, ऐसा कुछ था। हर महीने 2 यूनिवर्सिटी खुल रही है। अब वो कहां खुल रही है यही बस खोजना बाकी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस करके एक कैंपस खुला था, तब हम लोग डीयू में हुआ करते थे। हमारे दोस्त ने जब हमें बुलाया तो प्रोफेसर कह रहे हैं। बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे कि ये ना अपने से बुलवाता है अपने को प्रोफेसर, ये तो था एडहॉक पर, और खुद को प्रोफेसर कहलवाता होगा कि जब मुझे बुलाना तो प्रोफेसर कहना। तो अब तो प्रोफेसर लोग भी जानते होंगे कि जब वो कैंपस खुला ही नहीं था रिलायंस का, जियो का, तभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा पा गया था। कल की एक रिपोर्ट आई है, एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट बताती है कि इस देश के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में
लगभग 1% से भी कम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। लगभग 10% के आसपास ही ओबीसी हैं, और फैकल्टी में और बुरी हालत है। और वो कमेटी रिकमेंड करती है कि एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, जो मंडल कमीशन की सिफारिश थी, जो इस देश में सामाजिक न्याय, समाजवादी आंदोलनों की मांग थी। ऐसे वक्त में एक कैंपस में इस पर चर्चा होगी कि वोट चोरी लोकतंत्र को कैसे कमजोर कर रही है। तो इसीलिए तो कैंपस को कमजोर किया जा रहा है कि हाँ, इस तरह की चर्चा मत करो। दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम होता तो होता कि गोबर कैसे एसी का विकल्प हो सकता है। जैसे एयर कंडीशन जिन कमरों में नहीं है वहां गोबर लिपा जाए तो ठंडक रहेगी, और उस समय मैं उस कैंपस में नहीं था। अब इसे अच्छा कहूं या क्या कहूं। उसी कैंपस में कार्यक्रम भी होते हैं, जो मतलब भाषा सरकार की बोली जाती है उससे एकेडमिया में एक प्रोग्राम होते हैं, बाकायदे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, होने भी चाहिए। वोट चोरी पर प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए तो मैं एसएफआई और तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस वोट चोरी पर भी कैंपस में एक प्रोग्राम कर लिया। अब इस वोट चोरी के मामले पर आते हैं कि वोट चोरी ये टर्म कब से चल रहा है, ये कब से चोरी शुरू हुई। इसके लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चुनाव आयुक्त ने, इस बार वाले चुनाव आयुक्त में एक कमी पूरे देश ने महसूस की होगी कि ट्रक के पीछे लिखने वाली शायरी वहां बहुत मिसिंग थी, जो पिछले वाले चुनाव आयुक्त की हुआ करती थी। क्या गजब का शेर, मतलब जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाला शेर था वो ईवीएम पर जोड़ करके वो फिट कर देते थे कि तुम रूठ जाते हो तो कहते हो कि मैं ही गुनहगार हूं, इस टाइप का शेर। अब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो हैं कहां, रिटायर होने के बाद कहां चले गए इलेक्शन कमिश्नर। कुछ लोग माल्टा वाल्टा से जोड़ रहे थे कि कहां है क्या है, बाद में पता चला कि नहीं है भारत में ही। आपको पता है पिछले 2 चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले चले गए, मतलब इस पद से चले गए। ये क्यों हुआ? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी इसका नियम बदला गया था। पहले सत्ता पक्ष की तरफ से एक नुमाइंदा होगा, विपक्ष की तरफ से एक होगा और एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब 2 में से 3 में से 2 लोग जिधर होंगे वो निर्णय लेगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। इन्होंने पहले नियम बदल दिया, यही कहते हुए जैसे अभी वो नियम ले आए हैं कि 30 दिन अगर आप जेल में रह लिए, और आज खुद प्रधानमंत्री ने बोला है अगर आप 50 दिन जेल में रह लिए तो क्या आपकी सरकारी नौकरी बचेगी, लेकिन अगर आप नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रह गए, लोग जेल से ही फाइल साइन करा रहे थे, तो ये तो गड़बड़ है, इसको हम नियम बदल देंगे। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि खुद बीजेपी के बहुत सारे नेता इस कानून से डर रहे होंगे कि विपक्ष पर बाद में आएगा, हमारे वाले पे पहले आएगा। बहुत सारे लोग उसमें, जैसे एक उदाहरण दे दें, उनके सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, पता है आपको, वो जेल रिटर्न है। वो भी आपको लगेगा कि हेमंत सोरेन का ही उससे जेल जाने से नुकसान होगा, तो हेमंत सोरेन तो आदिवासी हैं, आदिवासी को तो चोर बना दो और कह दो कि भाई वो तो मिस्टेकन आइडेंटिटी है और आदिवासी तो होता ही, और उनको जेल में आज वो बरी हैं। बेचारे अरविंद केजरीवाल तक की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो कल को सबको ये जेल में डालेंगे और बारी बारी सबको इस्तीफा ले लेंगे, पार्टी टूटेगी, सरकार गिरेगी। हालांकि वो वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए खराब हो रही है क्योंकि नोट पर, इंडियन करेंसी पर 2 लोगों की तस्वीर नहीं है। किसकी थी बताइए आप लोग, कुछ याद है? भूल गए? हाँ देखिए यहाँ जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। तो वो खैर वो भी नहीं बचे, चले गए। ऐसे वक्त में चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो उन्हीं की तरफ से बोलने वाले चुने जा रहे हैं, जिधर 2 लोग हैं उधर से चुन लिया, और उनको ये जवाब देने के लिए लाया गया था। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाता हूं। ये वोट चोरी नई नहीं है। ये वोट चोरी 2017 के चुनाव में दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसके सवाल उठे थे।
2018-19 के लोकसभा चुनाव में भी इसके सवाल उठे थे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस पे चर्चा हुई थी। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे कैंडिडेट थे जो महागठबंधन की तरफ से थे, जो जीते हुए थे या जीत रहे थे। कुछ देर बाद बिजली जाती है और बिजली बड़े सही समय पर जाती है। वो जो यूपी बिहार के लोग होंगे उनको पता होगा, ठीक समय पर बिजली चली जाएगी काउंटिंग की जगह पर। जहां काउंटिंग हो रही है वहां अचानक से बिजली चली जाएगी और कुछ देर बाद परिणाम कुछ और आएगा कि जो जीते हुए थे, 2 जगह तो डीएम मंगवाया कि उनका सर्टिफिकेट जो अलाउ कर दिए हैं उनसे मांग के ले आओ, वो नहीं है विधायक, दूसरा वाला विधायक बन गया। देश ने नहीं सुना वो आवाज को और ये लगा कि जो हार गया है वही बोल रहा है कि वोट चोरी हो रही है। तो वोट चोरी कई अलग अलग तरीकों से होती थी। जेएनयू से बेहतर जगह इस एक समाजशास्त्री पक्ष को रखने की नहीं होगी। मैं आपके सामने कोशिश करता हूं। अब याद करिए इस देश के आजाद भारत का इतिहास। आपने पहली बार बूथ कैप्चरिंग शब्द कब सुना था? आपने कब सुना था कि कुछ लोग हैं जो बूथ लूट लेते हैं? 90 के बाद सुना होगा, जब इस देश के दलित पिछड़े पॉलिटिक्स में आकर के अपनी हिस्सेदारी को क्लेम करना शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ दिनों पहले बिहार गया था और बिहार में एक जगह है सर, उस गांव का नाम है सागरपुर। साल 2000 का है, सन 2000 का घटना है, उसके पहले की कई घटनाओं को छोड़ दें। सागरपुर बूथ पर इलेक्शन हो रहा था और पहली बार उस पूरे इलाके के दलित पिछड़े ये तय करते हैं कि हम वोट डालेंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि साहब ये क्या बात कर रहे हो, 1950 में तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया था और आप कह रहे हैं कि साल 2000 में कोई कह रहा है कि हम पहली बार वोट डालेंगे। और ये हकीकत है, आंकड़ों के साथ भी हम ये बात कह रहे हैं। उस जगह पर 8 लोग मारे गए और 8 के 8 ओबीसी थे, शेड्यूल कास्ट के लोग थे। जो घायल हुए वो पता है किस बात के लिए मारे गए? कि वो वोट डालना चाह रहे थे। और कुछ लोग लाठी बंदूक तलवार लेकर खड़े थे कि वोट कैसे तुम डाल दोगे हमारे रहते। तब बूथ कैप्चरिंग शब्द नहीं आता था। गांव के चौराहों पर, और इसको कम से कम विश्वविद्यालय की 4 दीवारी में जो लोग यहां आए, अधिकांश लोग किसान परिवारों से और बहुत हाशिए के समाज से आए होंगे। आज से 25 साल पहले का भारत ऐसा था कि गांव में 2-4 लोग जिसके हाथ में लाठी होती थी वो तय करते थे कि वोट किसका डलेगा किसका नहीं डलेगा। मान्यवर कांशी राम, जिनका नाम यहां से लेना जरूरी है, उन्होंने तो बैलेट की हिफाजत बुलेट से करने तक का एक रेडिकल नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप बैलेट की हिफाजत नहीं कर पाओगे तो आपके वोट से कोई राजा कैसे चुना जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दे दिया एक रास्ता कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। और जनता का वोट बहुत बड़े बड़े प्रगतिशील देशों में भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने के लिए लड़ना पड़ा था। गरीबों का वोट नहीं डाला जाएगा, पिछड़े इलाकों के लोगों का वोटर राइट नहीं होगा। और भारत में बाबा साहब की अगुवाई में बनने वाले संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया, सबको वोट डालने का अधिकार। और इसी देश में 3-4 दशक बाद भी गांव के गांव में वोट नहीं डाला जाता था और कोई बैठ करके ताकतवर व्यक्ति उस इलाके का मुहर मार करके जिसको चाहते थे जिताते थे, जिसको चाहते थे हराते थे। डर के मारे तो कोई कैंडिडेट नहीं बनता था। लेकिन तब इस देश में यह विमर्श नहीं आया कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है या कोई वोट हड़प ले रहा है। पिछले 90 के बाद से लगातार इस पर बोला गया कि जब दलित पिछड़े वोट डालने आते थे, वोट डालने से रोका जाता था। और सागरपुर गांव में आज भी 8 लोगों का स्मारक बना हुआ है और सारे SC ST OBC हैं। वो वोट डालने के लिए मारे गए। और चुनाव आयोग की लाइन है, कोई भी वोट छूटे ना। कैंपेन चलाता है चुनाव आयोग कि एक भी व्यक्ति वोट डालने से न रह जाए। और खुद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के किसी इलाके में 2 दिन ट्रैकिंग करके चुनाव आयोग की टीम जाती है और एक महिला का वोट लेकर के आती है। गिर के जंगलों को पार करके 1.5 दिन के ट्रैकिंग के बाद एक महंत जी का वोट लेकर के आती है। एक वोट की इतनी कीमत तो है। और जहां गांव का गांव वोट नहीं डाल पाता था, उस समय की बात कोई करता ही नहीं।
और आज लोग कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं लेकिन वोटर लिस्ट में मार दिया गया। तो जरा इस विमर्श को आप भी एक बार विचार करिएगा कि पहली बार बूथ लूटने, वोट कैप्चरिंग और इस तरह का विमर्श तब क्यों आया जब एससी एसटी ओबीसी अपना पॉलिटिकल क्लेम करना शुरू करते हैं। अब आइए अगले पॉइंट पर कि जब वो आने लगे, सिस्टम में आने लगे, जेएनयू पुराना इंस्टीट्यूट है, यहां के भी कई प्रोफेसरों ने उस समय लिखा कि पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति का जातिवादीकरण हो गया है। मंडल के बाद का दौर, और मंडल के बाद तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, एम्स, ये मंडल विरोधी आंदोलनों के गढ़ रहे। और आज तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, अच्छी बात है। और वो तो गिनवाते हैं, होर्डिंग लगा कर दिखाते हैं कि 27 ओबीसी तो हमने मिनिस्टर बनाया। ऐसे वक्त में इन्हीं कैंपसेस में कहा गया कि जातियों का राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। प्रोफेसर रजनी कोठारी एक किताब लिखते हैं बाकायदे, वो बाकायदे इस थ्योरी को स्थापित करते हैं कि यह राजनीति का जातिवादीकरण नहीं है, ये जातियों का राजनीतिकरण है, उन जातियों का जिन तक भारत का संविधान पहुंच ही नहीं पाया था, जिनको वोट डालने का अधिकार मिल ही नहीं पाया था, भले ही संविधान 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हो गया था। तो लोकतंत्र कहां था और किसका था, कितना था? प्रधानी के चुनाव में कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वो अन्याय कभी किसी को नहीं देखा। और इस देश के दलित पिछड़े घरों में हाशिए पर रहने वाले लोगों ने जब लड़ाई लड़ी, अभी शिबू सोरेन जी का अभी अंतिम समय गुजरा और सब लोग बधाई दे रहे थे। वो कौन लोग थे जो आदिवासियों के बीच से भी लड़ करके ये कह रहे थे कि भारत का संविधान बना है तो आपको भी वोटिंग राइट, और आप, ये देश आपका है, आप इसके बराबर के शहरी हो। ऐसे वक्त में जब बैलेट से वोट डाला जाता था तब भी कोई लूटता था, लेकिन अगर उस लूटने में कोई एससी एसटी ओबीसी आया तभी वो लिखा गया कि लूट है, क्योंकि वो उन जातियों के बीच से पहली बार कोई वोटर घर से निकल रहा था जिनका राजनीतिकरण हुआ था। और वो राजनीतिकरण सामान्य नहीं हुआ था। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी। बिहार में एक संगठन है, बिहार से हम लोग जोड़ के बात करेंगे, एसआईआर पर आएंगे तो अच्छा रहेगा समझना। शाहाबाद और उधर के इलाके में उस संगठन का नाम था त्रिवेणी संघ, और त्रिवेणी संघ की लीडरशिप ओबीसी कम्युनिटीज के पास थी, जिसमें यादव, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, इन जातियों के लोग लीडरशिप में थे। लेकिन वो ओबीसी का संगठन नहीं था, वो 90% की बात करता था, किसान जातियों की और हाशिए पर पड़े लोगों की बात करता था। और त्रिवेणी संघ के लोग, जगदीश मास्टर से लेकर के तमाम लोगों का, जगदीश मास्टर का किस्सा है सर, उस गांव का इतिहास कब लिखा जाएगा और एनसीईआरटी के सिलेबस में कब वो शामिल होगा कि जगदीश मास्टर अपने गांव में मास्टर होने की वजह से चारपाई पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पीछे से कोई आके लात मार करके उस कुर्सी को गिराता है कि हमारे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, कुर्सी पर बैठा है। और ये कोई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं बता रहा, ये इस देश का कुछ दशक पुराना इतिहास है। और फिर जगदीश मास्टर और तमाम लोग त्रिवेणी संघ और शाहाबाद के इलाके में कैसे वो लड़ाई लड़ी गई, और तब जाकर के वोटिंग राइट तो मिलना शुरू हुआ 90 के आसपास व्यवहारिक तरीके से। संविधान लागू करते समय बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी जो दी थी कि कितना भी अच्छा संविधान हो, लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान कागज का पुलिंदा मात्र रह जाएगा। और आज 90 के बाद मशीन आई, मशीन को ये कह के लाया गया कि जल्दी वोटिंग हो जाएगी, और वोटिंग के लिए वो मशीन, इतना अविश्वास, जिन देशों ने बनाया वही उस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ के प्रधानमंत्री जी के पुराने दोस्त, जिनको वो खुद नमस्ते ट्रंप करने गए थे, उनके यहाँ भी ये नहीं होता। कई दिन तक, उनका यहाँ तो प्रोसेस भी थोड़ा अलग है, लेकिन इतने दिन तक इंतजार करना पड़ा था उन्हें। और उसके बाद मशीन आई, मशीन के नाम पर कहा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सब जल्दी वोटिंग काउंट हो जाएगा। अरे कितनी जल्दी किसको है, कुछ दिनों। और उसके बाद भी मशीन पे एक चुटकुला याद आता है, आजकल चुटकुले बहुत फेमस होते हैं, चाहे वो संसद में सुनाए जाएं। जैसे मेरे राज्य का एक सांसद संसद में जनहित के सबसे अहम मुद्दे में एक सवाल पूछता है कि सर,
भारत में कई आकार के समोसे बिक रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। एक आकार फिक्स होना चाहिए, समोसा मिले तो एक आकार का मिलना चाहिए। इससे बड़ा जनहित का मुद्दा क्या हो? ऐसे संसद से भी चुटकुले ही तो निकलते हैं। और भाई कल भी ये हो रहा था कि लोकतंत्र तो कम से कम जिंदा है। एक तरफ से प्रधानमंत्री आ रहे थे तो सामने भी नारा लग रहा था, वही वाला जो बिहार की सड़कों पे लग रहा है। लोग पूछ रहे हैं वोट चोर कौन है, तो अपने आप पब्लिक बोल दे रही है कि कौन है। ईवीएम जब आया तो कहा गया कि ईवीएम से चोरी नहीं होगी। एक चुटकुले टाइप की चीज है सर। आप इसको समझिएगा, इस देश के इतिहास को, कि एक व्यक्ति वोट डालने गया तो अपनी पत्नी के नाम के आगे जाकर उससे पूछा अधिकारी से कि मान लीजिए उनका नाम कुछ भी हो, सुनीता देवी आई थी क्या वोट डालने? तो अधिकारी ने देख के कहा कि हाँ वो वोट डाल के चली गई। तो वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। सामने बैठे अधिकारी ने पूछा कि हुजूर क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो कहा कि 15 साल उसके मरे हो गया, हर बार केवल वोट डालने आती है और चुपचाप वोट डाल करके चली जाती है, मिलती भी नहीं है। और ये चुटकुला जिन लोगों ने बनाया होगा, जो लोग कथाओं में कहते होंगे, उन्हें बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि एक दिन ऐसी चीजें हकीकत में हो जाएंगी। और 2025 में यह हकीकत हो गया कि लोग मैं जिंदा हूं कह करके मीडिया को बाइट दे रहे हैं। पत्रकार जो मीडिया का बैठ करके इंटरव्यू ले रहा है, उसके ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। अभी सर कह रहे थे कि आप ही एक फॉर्म आ रहा है, वहां से इतने समय में भर दीजिए, तब जाकर के आपको मौका मिलेगा, नहीं तो यूजीसी अभी भी काम कर रहा है ना, मतलब हेफा नहीं ना, अभी वहां चला गया, मतलब यूजीसी है, उसके भी कोई चेयरमैन होंगे और वहां से कोई फॉर्म आएगा तो आपको जल्दी करना। सर इसका एग्जाम्पल बिहार के बीएलओ से पूछ लीजिए। बीएलओ की ऑडियो वायरल हुई, उनको उनके ऊपर का अधिकारी कह रहा है कि कितने फॉर्म आपके भरे गए? तो उन्होंने कहा भरा कहाँ है, एक को नहीं भरा अभी। तो कहा बांटा कितना? कहा 100 बांटा है। तो कहा आपके कितने लोगों की लिस्ट आपको मिली है? तो कहा 600, मान लीजिए ऐसे ही कुछ, आंकड़ों पे मत जाइएगा, आप मान कर चलिए कि मैं नए भारत में बोल रहा हूं, इसलिए तथ्य, तर्क और संदर्भ तीनों के बिना केवल मेरी बातों को सुनिएगा। तो उन्होंने कहा 400-500 लोगों की लिस्ट है। तो कहा आपने इतना फॉर्म बांटा है तो कब उनसे फॉर्म की रिसीव लेंगे और कब ये जमा कराएंगे? तो कहा कि घर में जाते हैं कोई मिलता ही नहीं, कोई कमाने गया है, कोई यहाँ है, उधर बाढ़ आई है, और कैसे हम बांटेंगे? तो दूसरा अधिकारी उधर से फोन पर बोलता है ये सब हम नहीं जानते, 2 दिन के अंदर आपको सारा फॉर्म जमा करके यहाँ पर रिपोर्ट चढ़ानी है और उसको भरिए। उस आदमी कहा कि कोई मिल नहीं रहा है, क्या करें? तो कहा कि कोई नहीं मिल रहा है, गांव में एक जगह बैठ जाइए जहां सारे लोग आते जाते हों, और वहां सबसे पूछ के सब नाम भर दीजिए। और यूट्यूबर्स ने, मीडिया तो जाएगा नहीं, मीडिया तो चर्चा करा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी ये कैसे बोल सकते हैं कि 25 साल की लड़की ये करेगी वो करेगी। अरे वो तो बहुत दिन से बोल रहा था, तुमको आज पता चला, तुम प्राइम टाइम डिबेट उसमें करा रहे हो। बिस्कुट इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें विष कूट कूट के भरा होता है, और ये बात टेलीविजन पर चल रहा था, और तब तुम लोग नहीं देख रहे थे। वो सब कितने दिन से यही सब कर रहे थे भाई, तुम्हारी नजर नहीं गई? और जिस समय देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा हो, तुम प्राइम टाइम पर डिबेट करा रहे हो। और मैं तो हैरान हूं सर, आप नए भारत की कल्पना करिए, रोज एलन मस्क, जिसका ट्विटर पर आप फॉलो करिए, तो रोज कोई न कोई नई वीडियो डालता है कि अब की उसने जो अपना नई मशीन बनाई है, वो जहां से छोड़ी गई वहीं वापस आ गई, और कहता है गुड न्यूज, टेस्ला का नया वर्जन आ गया, भारत में आया है। तो ऑटो को रीड नहीं कर पा रहा है टेस्ला, उसको कह रहा है कि नहीं ये बाइक है, और ठोक दे रहा है, इसलिए अभी टाइप लग रहा है। ऐसे वक्त में जब दुनिया कहां जा रही है, डीप सीक, चैट जीटीपी, क्या क्या आ गया, आप गूगल करके देख लेना, मेरी बात को अगर यकीन ना हो। भारत के टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र फूंक के नारियल को हवा में उड़ा रहा था, देखा है कि नहीं आपने उसको? तो टीवी से तो आप यकीन मत करिए कि वो लोकतंत्र लूटा जाएगा, संविधान को बर्बाद किया जाएगा, तो वह उसके ऊपर चर्चा भी कराएगा। वो चर्चा किसी और विषय पर करा रहा है। लेकिन जो यूट्यूबर गए वहां पर,
जिन्होंने बीएलओ का इंटरव्यू ले लिया, उस बीएलओ को नौकरी से निकाल दिया, चुनाव आयुक्त क्या उस पर जवाब देंगे? आप मजाक कर रहे हो। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको जब जवाब देना था जिन आरोपों का, हलफनामा, दो ही रास्ते हैं, या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। बहुत जल्दी उनका प्रमोशन होगा। जैसे आपके भी आसपास कैंपस में कुछ लोग जब कोई आदेश ऊपर से आता होगा तो उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। कुछ दिन बाद आपको खबर मिलती है कि वो फला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना दिए गए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि गोबर लीपने वाली लेडी जो है प्रिंसिपल, वो कब वाइस चांसलर बनेंगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सर हिंदी डिपार्टमेंट के नए एचओडी जब बने तो जब उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया तो बाकायदे हवन कराया था। दूसरा जिसका नंबर था वो एक आदमी को फोन करके पूछ रहे हैं कि हवन तो वो करा चुका, अगली बार मुझे चार्ज लेना है, मैं क्या कर रहा हूं, सोच रहा हूं उससे पीछे ना रह जाऊं। कैंपस में ये हो रहा है और आप भी जानते हैं बेहतर। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उन आरोपों का जवाब देते। चलिए अब आते हैं हलफनामा पे। आप वहां से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अगर माफी नहीं मांगी गई तो हम मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी के नेता हलफनामा लेकर अगले दिन संसद में पहुंच गए। 18,000 हलफनामा 2022। मैंने अभी बात शुरू की थी, वोट चोरी नहीं है साहब, ये राहुल गांधी की पीपीटी से नहीं शुरू हुई है, इस पर बात होना। इस देश के क्षेत्रीय दल बहुत दिन से बात कर रहे थे, कांग्रेस को तो बाद में समझ में आया। हर बार कांग्रेस को बाद में समझ में आता है और ये शिकायत हमको रहती है उनसे। बहुत सारा ईडी सीबीआई उन्हीं के रास्ते का बनाया हुआ तो है, लेकिन उन्होंने 60 साल में जो किया अगले ने 6 साल में। अब आते हैं मूल विषय पर। आपने कहा कि पूरे देश के सामने हलफनामा देना होगा या माफी मांगनी होगी। 2020 के चुनाव में आरोप लगा बिहार से, आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। 2022 के चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि आपने जाति देखकर, धर्म देखकर के वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं। और अभी भी आप गूगल करिए, लखनऊ की सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए थे, लोग अपने हाथों की तख्तियों में लेकर के कि मैं जिंदा हूं और वोटर लिस्ट से मार दिया गया हूं। ये 2022-23 में बता रहा हूं। लेकिन देश में ये प्राइम टाइम की डिबेट नहीं बनी, क्योंकि वो रीजनल फोर्स कह रहा था ना। कोई रीजनल पार्टी, कोई समाजवादी पार्टी, कोई आरजेडी, कोई हेमंत सोरेन, उनके साथ नुकसान हो रहा था। 18,000 हलफनामा देकर के जब उनको यहां भेजा गया और अगले दिन सबको बांट दिया, तो पता है चुनाव आयोग ने अब तक 14 शिकायतों पर जवाब दिया, रेस्पॉन्स दिया है कि ये जो 18,000 हैं इनमें से 14 का मामला ABCD दिस है। तो दूसरे नेता ने, सपा प्रमुख ने ट्वीट किया कि चलो तुम जवाब जो भी दिए हो अभी तुमको छोड़ देते हैं। अब 17,986 जवाब बचे, उसको कब जवाब दे रहे हो ये बताओ हमको। पता है डीएम जवाब दे रहा है 2022 का, जो कि डीएम चेंज हो गया। वोट चोरी उस समय से हो रही थी सर, बस डिबेट में नहीं आ रही थी। उसके बाद 2024 का चुनाव आता है। अभी हमारे दोस्त कुछ यहां मिले थे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, जीत रहा है इंडिया अलायंस का कैंडिडेट, 10,000 वोटों से आगे चल रहा है। डॉक्टर नवल किशोर शाह के यहीं आए थे, एक कार्यक्रम में वो वक्ता भी थे, और बिजली चली गई। सही समय पे बिजली जाती है। इलेक्शन कमीशन का लोग कहते हैं कि बीजेपी से गहरा रिश्ता है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ऊर्जा मंत्रालय यानी बिजली विभाग से ज्यादा गहरा रिश्ता है। और उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज्यादा बिजली आखिरी राउंड की वोटिंग के समय ही होती है, वहीं चली गई, लाठीचार्ज हो गया। 10,000 वोट से जो आगे चल रहा था वो 2,500 वोट से चुनाव हार गया। ये कौन सी चोरी है साहब? बांसगांव और सारे लोग, आप कहते हो कि कोर्ट क्यों नहीं गए आप? कोर्ट गए, गूगल करो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक ईवीएम खुलवाई है और ईवीएम में बीजेपी का कैंडिडेट जीता हुआ था। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाई तो पता चला कि वो तो हारा हुआ है और उसको जल्द जीता हुआ घोषित करा दिया और जीते हुए को हारा हुआ घोषित करा दिया। ये फैक्ट से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री नहीं है कि कुछ भी बोल दे। आप गूगल करके देख लो, आप सही कह रहा हूं। आप नाराज मत हो ना, जो लोग भाई बड़े नेता हैं उनको चाहने वाले भी लोग होंगे, लेकिन इस बात से नाराज नहीं होना, बहुत बड़े हैं, उनका कद इतना बड़ा है, उनकी नसों में भी कुछ और दौड़ता है।
अब ये बताइए कि क्या ये हलफनामा देने वाली बात पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि नहीं? या तो आप ये कह दो कि आपके हलफनामा गलत हैं, फर्जी हैं, डिग्री फर्जी नहीं, हलफनामा भी फर्जी हो सकता है, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया और दूसरे से कह रहे हो हलफनामा चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आइए, मकान नंबर 0। अब आइए इमोशन। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं, प्रोफेसर साहब तो पॉलिटिकल साइंस के हैं, मैं हिंदी का हूं और हिंदी वाले अच्छे से जानते हैं कि भाषा और इमोशन से कैसे खेला जाता है। आप साहब मकान नंबर 0 होने की बात उठाते हैं। इस देश में जाने कितने लोगों के मकान नहीं हैं, लोग सड़कों पर सोते हैं, उनके मकान के नंबर के आगे 0 नहीं लिखेंगे तो और क्या लिखेंगे साहब? कुछ पत्रकार वहां आंसू बहा दिए होंगे, हाय कितना अच्छे लोग हैं, लोग इनको भी झूठा और बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं आजकल। इतना अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सवाल नंबर 1, जिसके मकान नंबर का पता नहीं वो किस बूथ पर वोट डालता होगा, जरा पूछ के देखिए, उसका बूथ नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हो? सवाल नंबर 2, कुछ लोगों ने कहा कि मेरा तो मकान नंबर था लेकिन मेरा मकान बुलडोजर ने गिरा दिया, अब मेरे पास कोई मकान नहीं। दिल्ली दूर मत जाइए, दिल्ली में जो आज की विपक्षी पार्टी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी बार किया, खुद जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनकी सीट पर 10,000 वोटर बढ़ाए गए और 4,000 वोट से वो हार चुके हैं। एक बीजेपी के नेता के घर में 40-45 वोट बने हुए हैं और पीपीटी तो आपको याद ही होगा, एक मकान 1 BHK 46 से लेके 80 लोग। तो मकान नंबर तो सही है, मकान नंबर सही है। उस मकान में गए तो जो रह रहा था उसका तो वोटर ही नहीं था वो वहां का। और ये इस टीवी ने दिखाया है, गोदी मीडिया ने दिखाया है, दूसरे ने नहीं दिखाया। इसका जवाब क्यों कौन देगा? न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट बनाई और न्यूज लॉन्ड्री ने कहा कि 2,92,000 समथिंग वो डेटा है जिसमें मकान नंबर 0 है। मकान नंबर 0 वाले कैसे मकान नंबर ऐड कराएंगे? यह सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? अब अगले पे आइए और सबसे मजेदार जवाब, साहब आप सीसीटीवी की मांग कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे क्या गजब जवाब दिया था भाई। बताइए, 4 लोगों की आइडेंटिटी को पीपीटी में राहुल गांधी ने दिखाया, दुनिया ने देख लिया। एक आदमी बंगलौर में भी वोट डाल रहा है और यूपी में भी डाल रहा है। बाद में पता नहीं क्या क्या नई नई स्टोरी उसमें आती रही कि नहीं वो गलत है, ये है वो है। जैसे 124 साल की महिला फॉर्म 6 भर के पहली बार वोट डाल रही थी, उसका भी काउंटर ढूंढ लिया मीडिया ने। सबसे पहले तो मीडिया खड़ा हो जा रहा है। अब ऐसे वक्त में वो एक फिल्म आपने देखी थी, चुप 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 के टाइप का, राजपाल यादव रहता है और वो कहता है तुम लोगों में से अच्छा कपड़ा धोने किसको आता है, और दौड़ के आगे आता है हमको। तो इलेक्शन कमीशन पर तीर चलाओ तो एक पॉलिटिकल पार्टी आगे आ जाती है कि हमसे बात करो। सब हो रहा है अच्छा एसआईआर में, और उस पर कोई सवाल पूछो तो मीडिया सबसे पहले आ जाता है कि कैसे आप, हाउ डेयर यू। ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन से यह सवाल पूछा गया कि पहले नियम था कि 1 साल तक सीसीटीवी फुटेज रहेंगी, आपने नियम चेंज कर दिया कि 45 दिन तक तो रहेंगी। अब सर टेक्निकल है, कैंपस के लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। मान लीजिए आपका 9 बजे पेपर शुरू हो जा रहा है, आप 9:01 पर पहुंचे तो आप एंट्री देंगे कि नहीं देंगे? आजकल नए नए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, बिहार वाले ज्यादा जानते हैं। वहां पर फोर्स लगाकर गेट बंद कर दिया सर। बाहर बच्चे चीख रहे थे कि अरे हम इतनी दूर से आ रहे थे, रास्ते में बाढ़ थी, ये था वो था, 2 मिनट लेट हो गए, एग्जाम दे लेने दीजिए। गेट बंद तो बंद, पेपर नहीं दे सकते। तो साहब ने कहा है 45 दिन में अगर आपने सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर सीसीटीवी फुटेज हम डिलीट करवा देंगे। क्यों डिलीट करवा दोगे भाई? क्योंकि 36, पिछले वाले ने कह दिया था 3600 साल लग जाएंगे अगर हम सीसीटीवी फुटेज को दिखाने लगे। ये इन लोगों का बेसिक मैथ और बेसिक चीजें भी नहीं है। एक ही आदमी को क्यों दिखाओगे तुम? जनसंख्या कम है क्या? मतलब आप सोचो, इसको लॉजिक से सोचो। अरे भाई देखना होगा, हर आदमी बूथ एजेंट होता है, कैंडिडेट को दिखा दो, पॉलिटिकल पार्टियों को बांट दो, अलग अलग सब देख लेंगे। तुम एक ही आदमी को क्यों दिखाओगे? 3600 साल लग जाएंगे। मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है, और वो सब सबसे बड़े पदों पर पहुंच गए। इसलिए आज के भारत में अगर आपको ज्यादा बड़ी कुर्सी चाहिए तो ज्यादा लो कॉमन सेंस रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, आप ऊंची कुर्सी पर जा सकते हैं। अगला नमूना सुनिए,
एक आदमी का 4 जगह वोटर लिस्ट दुनिया को दिखा दी गई कि ये देखो ये आदमी है। अगर हम सीसीटीवी फुटेज दे देंगे तो बहन बेटियों की कोई प्राइवेसी बचेगी? क्या आप चाहते हैं कि बहन बेटियों की प्राइवेसी को ऐसे ही सार्वजनिक कर दिया जाए? मैं हैरान हो गया कि मोदी मीडिया की एक एंकर अपने ट्विटर अकाउंट पर, मीडिया की बड़ी पत्रकार हैं, आप भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, ओढ़नी ओढ़ के उनके साथ एक व्यक्ति आया फोटो खिंचाने, तो कहा है जी हमारा फोटो मत खींचिए, हमारा प्राइवेसी भंग हो जाएगा। अरे तुमसे किस जगह की वीडियो मांगी गई? क्या उनके घर के भीतर की वीडियो मांगी जा रही है? क्या उनके किसी निजी क्षण की वीडियो मांगी जा रही है? और सीसीटीवी पे वीडियो कैसी कैसी बीजेपी के नेताओं की आ रही है वो तो दुनिया देख रही है, हम उस पर जा ही नहीं रहे। सबका अपना अपना तरीका, भाई जाओ उस पर हम कोई बात नहीं करें। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देश कौन सा जानना चाहता है? जब वो वोट डालने गया, और वोट डालने गया तो एआई से जनरेटेड एक वीडियो आई जो मेरी बहुत पसंदीदा वीडियो थी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जो व्यक्ति लोकतंत्र के हिफाजत, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाने में जितनी बड़ी भूमिका अपने कलम से नहीं निभाई होगी, चंडीगढ़ मेयर में वो जो दस्तखत कर रहा था वो उससे बड़ी भूमिका लोकतंत्र की बर्बादी में लिख रहा था। और एआई जनरेटेड वीडियो में सर वो बोल रहा है ऐसे, जब कैमरे की तरफ देखता है ना कि वो कैमरा देख रहा है, तो एआई से उसको बुलवाया गया, आप हमारी सीसीटीवी फुटेज मांग करके हमारी प्राइवेसी को सबके सामने ले आना चाहते हैं, हम नहीं देंगे सीसीटीवी फुटेज। ये मजाक बना दिया आपने पूरे देश का, और कुछ लोग इसको डिफेंड करने आ जा रहे हैं। एक चिप में, एक पेन ड्राइव में जाने कितने सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे, जाने कितने। और चाइना ने डेवलप किया है कि चंद सेकंड में पता नहीं कितने जीबी टीबी की वो मूवी डाउनलोड करने का एक्सेस दे रहा है। और हमारे यहाँ तो आज भी बीएलओ कह रहा था कि इंटरनेट चल ही नहीं रहा, फॉर्म को अपलोड कैसे करें। आधा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। पत्रकार ने चुनाव आयुक्त से पूछा कि हुजूर आला इतनी हड़बड़ी क्यों थी, तो हुजूर आला ने कहा कि कहीं से तो शुरू होना था, बिहार से हो गया। एक दूसरी पत्रकार, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार थी, एक लेडी पत्रकार, उन्होंने पूछा कि जब 2003-4 में, और वो भी एसआईआर नहीं हो रहा था, इंटेंसिव रिवीजन था, आईआर था, तो उस समय 2003-4 में 2 राज्यों को एग्जम्प्टेड कर दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश को और शायद महाराष्ट्र को, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे। आप तो साहब बिहार से शुरू कर रहे हो, जहां अप्रैल में आपने रिवाइज लिस्ट जारी की, जनवरी 2025 में आपने रिवीजन का प्रोसेस चलाया था जिसकी लिस्ट अप्रैल में जारी की थी, और उसके बाद जुलाई से आपने एसआईआर शुरू कर दिया बिहार में। उसका जवाब उन्होंने कहा, भाई उन्होंने ये कहा होगा कि अंतरात्मा से आवाज आई कि हे पार्थ तुम कहां सोए हो, हरियाणा निपट गया, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में हमने नोटबंदी वाले पैसे का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पार्टी ही तोड़ लिया, और वहां एक कॉमेडियन ने कॉमेडी की एफआईआर हो गया, तमिलनाडु जाना पड़ा उसे। अब बिहार में मुश्किल है। बिहार लोकतंत्र की जननी लोग कहते हैं, चौराहे पर बैठ करके, जितना जेएनयू इस बात के लिए ख्याति प्राप्त है कि इसके हर ढाबे पर प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये भी जानते होंगे कि कई बार क्लासरूम से बाहर ज्यादा बेहतर चर्चा होने का माहौल हुआ करता था। अभी कितना पता नहीं मैं, हम डीयू में रहते थे और बिगड़ने जेएनयू आया करते थे। आप बिगड़ने को कोट अनकोट समझिएगा। ऐसे वक्त में जब पत्रकार ने पूछा कि एसआईआर बिहार से शुरू क्यों किया जा रहा है जहां इलेक्शन होने वाला है, तो उन्होंने कहा भाई कहीं से तो शुरू करना होगा, तो भाई महाराष्ट्र से शुरू कर लेते जहां इलेक्शन हुआ था अभी, या 2024 के चुनाव के पहले करा लेते लोकसभा के, और उस समय हो जाता। लेकिन इलेक्शन हो गया, 62 लाख लोग प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन अब की बिहार में वो 62 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे। बिहार के गांव गांव में जाइए, अगले वक्त आ गए हैं इसलिए अगले 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बिहार के गांव गांव में जाइए, उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री ने बोला, और मैं बहुत शर्म के साथ ये बात कोट करना चाहता हूं, घुसपैठिए घुस गए हैं। चलो 22 लाख उसमें से तो मर गए, कब मरे हैं ये पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार से लिंक नहीं करो। अच्छा, क्या आपके मन में चोरी थी? 11 डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हो और पब्लिक डोमेन में वो आ गया,
कि जो डॉक्यूमेंट आपने मांगा है वो बहुत बड़े हिस्से में बिहार में है ही नहीं। तो आपने क्या कहा कि चलो आधार कार्ड आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों की लिस्ट पब्लिक करनी पड़ेगी। अच्छा, चुनाव आयोग इतना अच्छा काम कर रहा था तो पहले क्यों नहीं दे रहा था लिस्ट? 22 लाख लोग मर गए, लेकिन जो बाकी बचे हैं सारे घुसपैठिए हैं। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से आपका एलआई पार्टनर वहां पर मुख्यमंत्री हैं। कुछ महीने बीच के छोड़ दीजिए जब वो उधर चले गए थे और एक गाना गा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गुजरात से आया था वो, याद है आप लोगों को? अरे इतना शॉर्ट मेमोरी वाला मत रहिएगा, नहीं तो पुराने भाषण कैसे याद रखेंगे। 2014 वाला 15 लाख और ये। अब आइए, जब बिहार में इतने फर्जी वोटर हैं तो बिहार के 31 सांसद इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? फर्जी वोटर से वो सांसद बने कि नहीं बने? मुख्यमंत्री, चलो छोड़ो, प्रधानमंत्री आपको वोट वो फर्जी वाले दिए हैं कि नहीं, घुसपैठिए दिए हैं कि नहीं? आपकी सरकार डबल इंजन की बिहार में घुसपैठिया घुस कैसे आया? मैं आखिर में याद करने लगा, गूगल करने लगा, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने यही भाषण झारखंड विधानसभा चुनाव में दिया। जब चुनाव होता है तो घुसपैठिया वहां पहुंच जाता है। फिर चुनाव दिल्ली में हुआ तो घुसपैठिया सब दिल्ली आ गया था। अब बिहार में चुनाव हुआ तो घुसपैठिया सब, जैसे लग रहा है कि वो ईडी और सीबीआई की तरह इनके आगे आगे चलने वाला इन्हीं का कोई एलआई पार्टनर तो नहीं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया पहुंच जाता है। अच्छा, दिल्ली में सरकार बन गई, एक बार भी आपने घुसपैठिया नाम सुना यहां पे? और झुग्गी उनकी तोड़ दी जिनका वोट लिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। आज वो झुग्गी टूटी। एक बच्ची सर 9th में पढ़ती थी, उसकी वीडियो वायरल हो गई। उस पत्रकार ने पूछा कि पढ़ाई कैसे करोगी, तो उसने कहा कि कैसे पढ़ाई करेंगे, मेरे कलम किताब सब इस झुग्गी में, सब मकान में टूट के बिखर गए। उसने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा सर अब हमारा कोई नाम नहीं बचा क्योंकि हमारे सारे कागज उसी मकान में दब गए। आपको अगर ये सब कोई पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है कि बीजेपी, ये कांग्रेस, ये सपा, ये आरजेडी, तो आप दरअसल लोकतंत्र और संविधान पर होने वाले इतने बड़े खतरे को कभी आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। आज आप केवल इस बात में रहो कि हमारे नेता तो जिल्ले इलाही ही हैं, अब वो कुछ भी करें। क्या कहता था अमेरिका? मैं खोज रहा हूं उस आदमी को। भाई असली तो दूरदर्शी वही था। आज हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तक कोई वो वीडियो भेज दे, तब यह हो सकता है किसी ने भेज दिया हो, इसीलिए 35 बार उसने कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया। तो ये इस देश में मजाक आपने हर चीज का बना दिया। इतना ड्रेस पहन करके विदेश गए, कोई भी देश बाहर आपका साथ नहीं दिया। आप आरएसएस जैसे संगठन, ठीक है भाई आप उसके मेंबर हैं, वो संगठन चल रहा है, आप मेंबर रहिए। विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे लोग आरएसएस के मेंबर हैं, लेकिन आप ये कहिए कि साहब भारत के निर्माण में उसका योगदान है। आरएसएस के मेंबर हिचक गए होंगे, अरे नहीं कहां कब? बाद में था, आजाद होने के बाद ज्यादा योगदान हमारा था, ये तो पहले चले गए। ऐसे वक्त में आप इस देश को कहां ले जाकर छोड़ना चाहते हैं? बाहर आप घिर गए, भीतर आप घिर गए। आप पॉलिटिकल लड़ाई 1 to 1 लड़िए। आप ही के एक नेता जिनका सम्मान विपक्ष भी करता था, उन्होंने कहा कि एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी। उन्होंने कहा ऐसा वोट मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। राजनीतिक दल हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और आप उसी पार्टी से निकले हुए नेता हैं और आप कह रहे हैं ये देश भी रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र भी रहना चाहिए और देश में एक ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए और वो मैं रहना चाहिए। भाई कुर्सी कोई ना छीन ले। इसलिए आप कृपा करके एक ओपन डिबेट में इसको होने दें। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के इन सवालों पर बहस हुई और एक अपील करने वाला व्यक्ति जब खड़ा हुआ, योगेंद्र यादव, और खड़ा होकर के जब उन्होंने अपना आर्गुमेंट किया तो कोर्ट को भी बेंच से कहना पड़ा कि हम आपका थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपके इस प्रेजेंटेशन से हो सकता है हमें मदद मिलेगी। और आप साहब, देश का लोकतंत्र जहां से चलता है वहां पूरा विपक्ष नारे लगा रहा है कि एसआईआर पर चर्चा करो। आपने पहलगाम पर चर्चा करा लिया, बड़ा दिल दिखाया। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा लिया। आज भी आप बिहार में बोल रहे थे कि वो ड्रोन फेंक रहे थे तो हम उसको हवा में उड़ा दे रहे थे। आप बहुत तारीफ करते, सेना का क्रेडिट है, हम सब सेना के साथ हैं। एसआईआर पर चर्चा आपने क्यों नहीं कराई? आपका दिल पाक साफ है, आप तो इतने ईमानदार हो, इसलिए आपने एसआईआर पर चर्चा नहीं कराई। पूरा सदन
का कार्यकाल निकल गया। ये सांसद महोदय बैठे हुए हैं, पिछली बार आपने कब देखा कि 300 सांसद सड़क पर उतर जाएं? वो लोकतंत्र बचाने के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी बचाने के लिए, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। आज अगर बिहार हार गया SIR के नाम पर, तो बंगाल हारेगा अगली बार, फिर यूपी हारेगा 27 में, और फिर 29 के बाद एक देश, एक विधान, एक संविधान भी रहेगा। देखिए, संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान का कवर पेज वही रहेगा, क्योंकि अगली बार भी अगर उनको शपथ लेने का मौका मिला तो संविधान को माथे से लगाएंगे। लेकिन अंदर के पृष्ठ पर 100 साल जिस संगठन का पूरा हुआ है, उसके सपनों का भारत बनाने वाले पन्ने जोड़ दिए जाएंगे। संविधान 240 पर यह हाल है कि आप ऐसा बिल ले आ रहे हो जिससे आप किसी को भी जेल में डाल करके पूरा पॉलिटिक्स को उसको खत्म कर सकते हो। और ईडी का, आज अभी गूगल करिएगा, न्यूज लॉन्ड्री पे आपको रिपोर्ट मिलेगी, BBC पे, कि ईडी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कितने लोगों पर मुकदमे किए। और आपकी वॉशिंग मशीन में हमारे एक समाजवादी सांसद ने संसद में खड़ा होकर बोल दिया कि नैतिकता की बात आप कर रहे हैं गृह मंत्री जी, जिसके लिए भाषण जाके दिए थे कि चक्की पी सिंह, उसको महाराष्ट्र में डिप्टी CM बना करके बैठे हो, आप नैतिकता का भाषण दोगे? और हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के नारायण राणे से लेकर के कितने लोग तो आपके यहाँ हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगी साहब, बीजेपी भी रहेगी इस देश में, RSS भी रहेगा, हम लोग उनसे संवाद करते हुए, उनके विचार का विरोध करते हुए भी इस देश में रहेंगे। ये खूबसूरत देश बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए बनाया। संवाद होगा, बातचीत होगी, आपकी गलत बातों पर हम तर्क करेंगे, हमारी गलत बातों पर आप तर्क करना। लेकिन अगर वोट डालने का अधिकार छीन लिया और वोट को मैनिपुलेट कर लेंगे, तो फिर संविधान और लोकतंत्र कितना बचेगा। इसलिए जो आज का टॉपिक था कि वोट चोरी अब एक सामान्य मसला नहीं रहा। गांव में उनके लोग भी कहते हैं कि हे वोटवा चुराया था, सही में क्या? क्योंकि जो इमेज गुब्बारे की फुलाई गई थी कि 56 इंच है, बहुत बड़ी लहर चल रही है। कौन था दुनिया में ऐसा देश दूसरा जिसके नेताओं ने कहा हो कि अब की बार 400 पार ताकि देश का संविधान बदलना है? एक को कार्रवाई की आपने। इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूं आपसे, SIR जिस धोखे, लिबास अच्छा है लेकिन उसके भीतर RSS का मटेरियल भरा है, और जो चाहता है कि मनुस्मृति वाला देश बने, कि शिक्षा किसको मिलेगी किसको नहीं ये वो तय करते थे, वैसे ही ये सबको वोट डालने का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर दे गए, इस देश के लड़ने वाले दे गए, उनसे ये वोट डालने वाले हक मांगने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। उनको अगर ये छीन लिया गया तो साहब हमको कोई आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये मैं आखिरी बात बोल करके जा रहा हूं, फिर हम सुनेंगे अपने नेक्स्ट स्पीकर को। जंगल में आग लगी, इस लड़ाई को केवल पॉलिटिकल लड़ाई की तरफ मत देखिएगा कि कोई RJD, कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई JMM और कोई इनकी लड़ाई है। नहीं साहब, अब ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रही, क्योंकि सामने वाला पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अब आपसे आपके हक को, अधिकार को छीन रहा है। इसलिए अब इसे जन आंदोलन की तरह लड़ना होगा। संस्थाओं को अपने सामने आपने लोकतांत्रिक से एक व्यक्ति के हाथ में जाते देख लिया, इसलिए एक जन आंदोलन के लिए मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं, और इस बात को और आगे तक जाएगी। हम बोलेंगे तो क्या होगा? जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझाती थी। वो हमारे हिंदी के कवि ने कविता लिखी थी, उस पर बड़ा अच्छा प्रसंग है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, तो उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों का जो जवाब था उसको मैं अपना जवाब मान करके आपके सामने कहूंगा कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात, तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। इस देश की जमहूरियत का, इस देश के आईन का, इस मुल्क के आईन का, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का हमने फायदा उठाया है। वरना हम आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहे होते, और आप में से बहुत सारे लोग, उनके हाथ में कलम और किताब नहीं होती। ये संविधान ने हमें दिया है, वोट का अधिकार संविधान ने दिया। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी रहे या जाए, अब उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचा रहना चाहिए। और इसके लिए जो कर्ज हमारे ऊपर है, इसके लिए अब हमें भी बोलना होगा। चिड़िया, वो जो जंगल में आग लगी तो चोंच से पानी डाल करके आग बुझाना चाह रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी, इतनी बड़ी आग लगी है, मीडिया उनके पास, मिशनरी उनके पास, सब कुछ उनके पास, तुम उनसे कैसे लड़ लोगे? उस चिड़िया का जवाब मेरा जवाब है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी,
मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।